नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज इलन मार्केट्स का। मैं शेयर बाजार में हूं कई सालों से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022 के लिए। आशा कर रहा हूं कि 2022 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे। अगर 2021 अच्छा रहा होगा तो 22 तो और भी अच्छा जाएगा, और अगर 2021 अच्छा नहीं गया होगा तो 22 तो 100% अच्छा ही जाने वाला है। तो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज 22 नंबर भी बड़ा अच्छा है तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। दोस्तों, कई सारे वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब के अंदर में, और लोग बात कर रहे हैं 5 स्टॉक 10 स्टॉक जिसमें मार्केट के अंदर में आपको एक 2022 में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मैंने भी कोशिश की 5 स्टॉक आपको देने की या 10 स्टॉक आपको देने की, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं वो 5 स्टॉक एक साल के लिए नहीं दे पाऊंगा। बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप अपने पूरे नॉलेज को उन्हीं 5 स्टॉक के अंदर में एकत्रित करने का। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको कुछ थीम्स दूँ जो इस साल के लिए वैलिड हैं, जो हो सकता है लास्ट ईयर भी वैलिड थे बट इस साल और वैलिड हो गए। साथ साथ में मैं उन थीम्स के अंदर में क्या क्या स्टॉक्स है जिनको मैं देख रहा हूँ वो लिस्ट में आपको दूँ। तो जब मैं ये पूरा लिस्ट बनाने बैठा तो मैंने देखा कि मैंने 30 स्टॉक की लिस्ट बना दी है। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो 30 स्टॉक है इनको मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इनके अंदर में कोई थीम है, इसीलिए शायद मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन 30 स्टॉक के अंदर में मैं कैसे पूरे साल में अपना पोजीशन बिल्डअप करूंगा या इनके अंदर में ट्रेड करूंगा। ये 30 स्टॉक में मल्टीपल थीम्स है। जैसे वैसे मैं आपको एक एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, वैसे वैसे आपको थीम के बारे में पता लग जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा चल सकता है तो आप बेयर कीजिएगा, बिकॉज मैं एकदम ग्रैन्युलर लेवल पे आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल तो नहीं बताऊंगा, बट एटलीस्ट स्टॉक्स के नाम बता के प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एक एक्शन प्लान बताने की कोशिश करूंगा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो थीम है वो है होम बिल्डिंग थीम। इसका मतलब, एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने कहा था कि अल्टीमेटली रेसिडेंशियल हाउसिंग में बहुत बड़ा बूम दिख रहा है और घर हमको बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो उसके अंदर में कई कंपनीज है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो मैंने उनमें से 2-3 कंपनी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 कंपनी पर थीम ही आपको प्रेजेंट करूँ, लेकिन हो सकता है कि इसके बियॉन्ड भी कंपनीज हो जो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप स्टॉकेज में सेक्टर्स में जाके एक्चुअली में पूरी कंपनीज का लिस्ट देख सकते हैं, बट अभी मैं आपको 2 कंपनी के अराउंड ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हम सब जानते हैं, उसका मैस्कट तो हमको बहुत पुराना याद है, गट्टू। आपको याद होगा गट्टू जो था। तो एशियन पेंट्स पेंट के अंदर में बहुत ही बड़ा नाम है, और जब भी हम पेंट खरीदने की बात करते हैं तो पहली मेरी डिमांड ही रहती है कि भैया एशियन पेंट्स का पेंट दिखा दो। उसके अलावा और भी चीज़ों के अंदर में एशियन पेंट्स उतर चुका है। स्टॉक प्राइस वाइज अगर देखें तो देखिए, मेरा जो टेम्पलेट है जो मैंने लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 31 में आपको सिखा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पर मैं उसका लिंक देख रहा हूं, लर्न टू ट्रेड सेशन नंबर 31, आप उसको देख लीजिएगा। इस टेम्पलेट में मैंने वीकली चार्ट यहां लगा रखा है और राइट साइड में मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। वीकली चार्ट के अंदर में मेरे पास मेरा प्राइस एक्शन है, मूविंग एवरेजेस है, आरएस है और आरएसआई है। आरएसआई को मैं अलग तरीके से ट्रैक कर रहा हूं। मैं मल्टी टाइम फ्रेम आरएसआई देख रहा हूं, मतलब वीकली चार्ट में मैं मंथली और वीकली चार्ट आरएसआई देख रहा हूं, और डेली चार्ट के अंदर में मेरे पास सुपर ट्रेंड है और वीकली और डेली आरएसआई है, और आरएस भी इसके अंदर में मैंने डाल रखा है। तो अगर इस चार्ट टेम्पलेट को मैं देखूं तो एशियन पेंट्स एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वीकली बेसिस पे इसके अंदर में स्ट्रेंथ है, ठीक है। अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है ये, और हर भाव ब्रेकअप, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट पे मुझे ये एंट्री का मौका देता है। आरएसआई देखिए 45 से 50 का एक रेंज है, 50 के ऊपर दोनों टेन्योर का आरएसआई चल रहा है, तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढूंगा। अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैं लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहता हूं, दिस इज नॉट फॉर 2 दिन या 10 दिन 15 दिन के पोजीशन के लिए। ये सब पोजीशंस मैं होल्ड करूंगा प्रॉब्ली 5-6 महीने के लिए। तो यहां पर मैं डेली चार्ट के अंदर में सुपर ट्रेंड को देख रहा हूं, और जब जब ब्रेकआउट हो रहा है डेली चार्ट में मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। आरएस अगर 0 के ऊपर है डेली चार्ट में, और आरएसआई दोनों टाइम फ्रेम का अगर 50 के ऊपर है तो मैं बाई करूंगा। तो एशियन पेंट्स आज की डेट में एक बाइंग कैंडिडेट है। अब हम बाइंग कितना करेंगे, ये क्वेश्चन है जिसको आंसर करना है। देखिए यहां पर 30 स्टॉक का मैंने लिस्ट दिया है। हम 30 के 30 स्टॉक में काम नहीं करेंगे, हम शायद
इस साल के अंदर में अपना पोजीशन इस तरह से बिल्ड करेंगे कि मेरे पास 15 स्टॉक हों। अब मतलब आधे स्टॉक्स में मैं काम नहीं करूंगा, इसका मतलब मुझे एलिमिनेट करना है कि किस स्टॉक में मुझे काम नहीं करना है। दूसरी बात, एक बार मैं अगर सिलेक्ट कर लिया किस में मुझे काम करना है, तो मैं अपने पोजीशन को बिल्ड करूंगा। मैं कभी भी एक भाव पे पूरा पोजीशन को नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब एशियन पेंट्स में आज की रेट में मुझे ब्रेकआउट दिखता है और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखता है, तो अगर मेरा इंटेंशन है कि मैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, अगर सपोज मान लेते हैं, तो मैं अगर 15 स्टॉक्स में डालना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं कितना डालूंगा, तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख डालूंगा। ठीक है, तो वो 7 लाख रुपया अगर मैं इस स्टॉक में डालना चाहता हूं, तो मुझे अभी चालू करना चाहिए 1 लाख रुपए से। 1 लाख से मैं डालूंगा, फिर वो ब्रेकआउट देगा, फिर और डालूंगा मैं 2 लाख, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर मैं डालूंगा फर्दर 3 लाख। तो इस तरीके से अरिथमेटिकली मैं अपने पोजीशन को बिल्ड करूंगा। और अगर स्टॉक आज मैंने 1 लाख डाला और स्टॉक 10% गिर जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो मुझे और 1 लाख रुपए डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रॉफिट है तो डेवलप करिए, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और जब लॉस है तो 1-1 लाख से ही अपने पोजीशन को ऐड करिए, क्योंकि लॉस में हम एवरेजिंग छोटा करना चाहते हैं, प्रॉफिट में हम एवरेजिंग बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो एशियन पेंट्स एक स्टॉक हो गया। दूसरा देखते हैं सेरा, जो कि सेरामिक के अंदर में काफी बड़ा नाम है और इन्होंने भी टाइल्स वगैरह में काफी एक्सपेंशन किया है। बट सेरा वीकली बेसिस पे स्ट्रांग है, लेकिन डेली बेसिस पे अभी ये वीक स्टॉक है। तो जब तक इसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं आता, तब तक मैं इसमें काम नहीं करूंगा, मतलब मैं इसको नहीं लूंगा। लेकिन मेरा ट्रैकर में ये है, क्यों? क्योंकि इसमें थीम इंटैक्ट है। मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देखूंगा, मैं देखूंगा सेरा का मैनेजमेंट क्या वो अपनी बातों को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक मेरे को मेंटली इस कंपनी से कंफर्ट है, इसके मैनेजमेंट से कंफर्ट है, इस थीम के अंदर में वो आ चुका है, मैं एंट्री तभी करूंगा जब ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। दूसरा थीम है टेलीकॉम। क्योंकि आपने देखा है कि एक तरीके का टेलीकॉम सेक्टर रिकवर कर गया है। 2021 में पर्टिकुलरली एक अच्छी रिकवरी आ गई थी। मुझे लगता है कि 2022 टेलीकॉम सेक्टर के लिए अभी भी ठीक रहेगा, क्योंकि प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब वापस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर रही हैं ये तीनों कंपनीज। तो टेलीकॉम के अंदर में भारती, जो कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और आरएस डेली भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक स्टॉक है जिसको देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए तो सुपर ट्रेंड प्लस होने का वेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्टॉक को भी देखा जा सकता है। और आइडिया, वोडाफोन आइडिया, डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मैंने पहले भी बोला था, इसमें मोमेंटम आ चुका है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और देखिए कितने प्राइस पॉइंट से ये स्ट्रेंथ बरकरार रख रहा है, तो इसको भी आपको हर भाव पे, ऊपर के भाव पे लेते रहना पड़ेगा। तीसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल मार्केट इतना ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कंपनी सर्विसेज देने में इन्वॉल्व है, उनका भी स्टॉक में वैल्यू मिलेगा। तो सीडीएसएल एक कंपनी है जो मैं पिछले साल को भी मैंने रिकमेंड किया था, इस साल भी मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं बोलूँगा, इस साल को भी मैं इसको पॉजिटिव बायस में, देखिए पिछले साल वीकली में कितना स्ट्रेंथ ये कंटिन्यूसली इसने रखा, और अभी भी ये स्ट्रांग है वीकली में, और डेली में भी ये स्टॉक स्ट्रांग है। तो मैं सीडीएसएल पे डेफिनेटली अपना माइंड को पॉजिटिव रखूंगा। दूसरी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वैसे तो एक ब्रोकिंग कंपनी है, बट क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इतनी डीपली पेनिट्रेटेड है, उसका बैंकिंग रिलेशनशिप के कारण आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को बहुत फायदा होता है। और ये स्टॉक उतना चला नहीं है, तो क्योंकि ब्रोकिंग के अंदर में कंपटीशन आ गया, तो लोगों को लगता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी शायद मैच नहीं कर पाएगा कंपटीशन। बट हमेशा याद रखिए कि एक बार जो पहले लीडर रहा हुआ है, वो वापस कोशिश जरूर करता है। तो एंजल ब्रोकिंग ने कितनी बढ़िया से कोशिश की है, मुझे लगता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस ग्रो करेगा, मुझे लगता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में पोटेंशियल है कि वो यहां से रिटर्न दे सकता है। ठीक है ना जी। तीसरा स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज में, देखिए ये इतना बड़ा सेक्टर है कि यहां पर 1 2 3 स्टॉक से भी होगा नहीं, शायद और भी डालना पड़े। बट तीसरा स्टॉक जो कि मुझे सही लगता है वो है एमसीएक्स। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म स्टॉक भी है, ऑल्दो ये वीक है अभी, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे जैसे एनएससी का आईपीओ करीब आएगा, जैसे जैसे एमसीएक्स के कमोडिटीज के वॉल्यूम बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि इसको पोटेंशियली परफॉर्म करना ही चाहिए। डाउनसाइड लिमिटेड लगता है मुझे नहीं लगता है कि एमसीएक्स 1000 रुपए के नीचे चला जाएगा। यस, हो सकता है कि आपको 1300 1400 रुपए में जाके मिल जाए वापस से, पता नहीं है, बताना बहुत मुश्किल है। बट
फ्रॉम अ पोटेंशियल पर्सपेक्टिव एनसीएक्स मुझे आज भी पोटेंशियल लगता है फ्रॉम अ लॉन्ग विजन पर्सपेक्टिव। तो जब तक एनएससी का आईपीओ का बातचीत चालू है तब तक मुझे लगता है एमसीएक्स में आपको ऊपर का भाव एक बार दिख जाना चाहिए। चौथा थीम है होम फाइनेंस। हाउसिंग तो आपको पता है कि कितने बड़े बूम में है। अब हाउसिंग अगर बूम में रहेगा तो ऑब्वियसली हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज बूम में रहेंगी। तो कुछ कंपनीज है जिन पे ध्यान दिया जा सकता है। पहला है कैनफिन होम, जो कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में एक अच्छा ब्रांड है। पर्टिकुलरली जो टीयर 2 टीयर 3 डोमेन के अंदर में जो सिटीज़ है वहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन अभी भी ये वीक स्टॉक है। स्टॉक को स्ट्रॉन्ग होने देते हैं, उसके बाद में स्टॉक में एंट्री मारेंगे। एचडीएफसी जो कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में लीडर है, अगेन वीक है तो हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में डेफिनेटली अटेम्प्ट मारेंगे। और इंडिया बुल हाउसिंग जिसका पूरा कार्यक्रम चेंज हो रहा है क्योंकि जो पुराना मैनेजमेंट है वो निकल जा रहा है और अब नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक फेस लिफ्टिंग होगा। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर का। बट आज की डेट में हाउसिंग फाइनेंस अच्छा नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है इस साल 2022 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज शुड डू गुड। चलिए नेक्स्ट थीम में चलते हैं, एग्रो कमोडिटीज, जो कि मुझे लगता है कि एग्री इज अ नेक्स्ट बिग थिंग इन आवर कंट्री। अनफॉर्चुनेटली एग्री फार्म लॉ पास नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट द गवर्नमेंट का इंटेंट दिख गया है कि हाँ हम उसको एक तरह का रिफॉर्म में डालना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर और एग्री रिलेटेड कंपनीज, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बट एग्री रिलेटेड, जैसे सीसीएल प्रोडक्ट्स है जो कि कॉफ़ी के अंदर में डील करती है और कॉफ़ी कंजम्पशंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड आई थिंक पीपल आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम टी टू कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी हैज़ बिकम मोर ऑफ अ एस्पिरेशन वैल्यू कंजम्पशन प्रोडक्ट। सो सीसीएल इज़ अ गुड बेट मुझे लग रहा है फॉर, और इसमें सब कुछ अभी पॉजिटिव है तो इसमें अभी भी घुसा जा सकता है। और प्राज इंडस्ट्रीज एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। वैसे ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं है, बट क्योंकि ये एथिनॉल स्टोरी को बिलोंग करती है, क्योंकि इसमें वाटर मैनेजमेंट की भी स्टोरी इन्वॉल्व है, तो प्राज मुझे लगता है एक ऐसा स्टॉक है अगर मैनेजमेंट वो सब कर पाया जो मैनेजमेंट कह रहा है तो डेफिनेटली प्राज इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ विनर फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप इसको अपने ट्रैकर में डालिए, और आज की रेट में अभी भी ये पॉजिटिव जोन में ही है, तो इसको धीरे धीरे अकोमुलेट भी किया जा सकता है। दोस्तों मेरे कोई भी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी बात, मेरे पोजीशंस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैं एग्जिट भी कर सकता हूं, एंट्री भी कर सकता हूं, तो देयर इज लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। मैं यहां पर आपको एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप थीम्स आइडेंटिफाई करके अपने स्टॉक्स के लिस्ट को बना के काम कर सकते हैं, मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अंडर परफॉर्म्ड सेक्टर रहा हुआ है, लेकिन स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज विल कंटिन्यू टू डू गुड। जीएमआर अभी इसके अंदर में बात चल रही है कि जीएमआर दो अलग अलग हो जाएगा, जीएमआर एयरपोर्ट बिजनेस अलग कर देगा और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अलग हो जाएंगी। मुझे इसका एयरपोर्ट बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर में जो रिकरिंग इनकम्स आएंगी जैसे जैसे एयरपोर्ट का बिजनेस ग्रो करेगा, जो कि ग्रो करेगा इंडिया में, होपफुली ये पेंडेमिक खत्म हो जाए तो वो जो एयर वाला जो पुश है वो वापस से चालू हो जाएगा। तो जीएमआर डेफिनेटली इज ऑलवेज ऑन माय बाइंग रडार, और ये एक्चुअल में अभी भी बाइंग जोन में है और मैं भी इसको देखता हूँ बहुत क्लोजली। और टाटा पावर, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा पूरा ईवी स्पेस के अंदर में, तो जैसा कि मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इनमें डेफिनेटली आपको वैल्यू नजर आएगा, तो इनमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जेनरिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हमेशा एक कोर वर्किंग नहीं होती है, तो रेवेन्यू रियलाइजेशन में आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, आई एम ऑलवेज गंग हो ऑन देम। उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी स्लैश हॉस्पिटल सेक्टर। मुझे तो कई बार लगता है कि ये हॉस्पिटल्स जो है वो हॉस्पिटैलिटी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज अगर आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं है, अगर आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहे, अगर आप माहौल अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। तो इंडियन होटल जो कि ताज ग्रुप को ओन करता है, तो वो एक कंपनी है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। जैसे टूरिज्म वापस से चालू होगा वैसे ही आई थिंक ताज will always have a edge over other hospitality companies। और एक हॉस्पिटल ब्रांड्स है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर, तो ये एक अच्छा ब्रांड है, बहुत रेपुटेड ब्रांड है हॉस्पिटल केयर के अंदर में। ऐसे बाकी भी है जैसे मैक्स है और भी बहुत सारे इस तरह के हॉस्पिटल ब्रांड्स है, लेकिन हाँ ये मुझे नया नया लिस्टेड है, तो मुझे लगता है कि ये अभी काफ़ी टाइम तक एक आउट परफॉर्मर के रूप में रहना चाहिए।
कंजम्पशन के अंदर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर हम प्रोडक्ट्स भी उसको यूज़ करते हैं, जैसे आई थिंक सिंथॉल एक ब्रांड है उनका। इनके अभी सीईओ लेटेस्ट चेंज हुए थे, तब से ये कंपनी काफ़ी लाइमलाइट में है। ये जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट आप देख रहे हैं ये उसी के कारण हुआ था। वापस एक करेक्शन आके अब एक मीन रिवर्जन नॉर्मलाइजेशन में आ गया ये। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट कैन बी सीन एंड वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज क्यों? क्योंकि ट्रैवल अगर वापस से चालू होगा और बैगेजेस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे ट्रैवल जर्नी में, वहाँ पर वीआईपी का बहुत स्ट्रेंथ है। तो इसमें मैं रेगुलरली देखता भी हूँ कि इसके अंदर में मैनेजमेंट भी कंटिन्यूसली शेयर बाई किया नीचे के लेवल पे। तो इसको आप डेफिनेटली एक ट्रैकर के रूप में रखिए। अब देखिए, ट्रैकर का ऐसा बात है कि वीकली बेसिस पे अगर कोई स्टॉक स्ट्रांग है और डेली में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है विद अ ट्रेंड, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव और मोमेंटम भी है, तो इसके अंदर में हमको एंट्री करने में सोचना नहीं चाहिए विद अ स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? स्टॉप लॉस बहुत इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है। मैंने लर्न टू ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने का मैकेनिज्म भी सिखाया, मैं आपको लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ, आप सीखिए और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग, तो देखिए अंडर परफॉर्मर्स सेक्टर, बहुत ही बुरी हालत है। बैंकिंग स्टॉक्स हैव नॉट परफॉर्म्ड एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक विल कंटिन्यू टू रिमेन परफॉर्मर इफ बैंकिंग एट ऑल हैज टू डू गुड इन इंडिया, सो दे आर द वन विच हैज टू बी लिक्ड। मुथूट फिनेंस जो कि गोल्ड लोन के अंदर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है कि इंडिया इतना ज़्यादा गोल्ड ओन करता है कि अगर हमको लिवरेज कंट्री बनना है, इसका मतलब हाउस होल्ड नेट सेवर से हम नेट लेंडर या नेट बोरोअर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमको गोल्ड को मोनेटाइज करना पड़ेगा और गोल्ड लोन इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोनेटाइजेशन। तो अगर गोल्ड प्राइसेस तेज रहे, मुझे नहीं लगता है गोल्ड 1750 1760 के नीचे जाने का इंटरेस्ट है उसका, तो गोल्ड प्राइसेस तेज रहे तो मुथूट फाइनेंस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रह सकता है। एंड थर्ड इज, ये थोड़ा रिस्की बेट है, काफ़ी दिनों से स्टॉक चल रहा है, वो है पूनावाला फिनकॉर्प, जो कि पहले मैग्ना फिनकॉर्प था। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लोग कहते हैं कि ये बजाज फाइनेंस बन सकता है नेक्स्ट, क्योंकि जो मैनेजमेंट पेडिग्री अब इसमें ऐड हुई है, उनका पोटेंशियल है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उनमें ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन इस बिजनेस का वो देख सकते हैं। तो यस, ये कंपनी को भी हमको पॉजिटिव रडार में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे थीम्स पे मैंने वर्क किया हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स निकाले हुए हैं, तो आई एम श्योर दैट आपको ये पसंद आ रहा होगा। और ये जो वॉच लिस्ट है थीम्स का, मैं एक काम करूंगा, ये वॉच लिस्ट भी ट्रेडिंग व्यू का वॉच लिस्ट मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वॉच लिस्ट को ही फॉलो करना है तो आप इसको यूज करके फॉलो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, मुझे दो कंपनीज इसमें बहुत अच्छी लगती है। एक तो नौकरी है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्फो एज एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर बनाती है, प्लस इनके खुद के प्लेटफॉर्म से इतने सारे, तो वो कंपनी को मैं हमेशा नीचे के लेवल पे बाई करने का इंटेंट रखता हूँ और रखता रहूँगा अगर वो स्ट्रांग है तो अभी तो देखिए ये घूम रहा है, वीकली बेसिस पे स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, बट हाँ डेली बेसिस पे स्ट्रेंथ जब भी आ जाएगा तब मैं इसमें और पोजीशन बिल्ड करूँगा। और दूसरा है इंडिया मार्ट, जो कि इंडिया के सबसे बड़ी B2B बिजनेस पोर्टल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो फास्ट रनअप हुआ था इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, अब टाइम बेस्ड करेक्शन चल रहा है 2022 में। आई हैव अ फीलिंग कि ये कंपनी में वापस से एक एग्रेसिव ग्रोथ मिलना चाहिए। एक छोटा सा कैवेट में थ्रो कर देता हूं, इंडिया मार्ट के जो फाउंडर है दिनेश जी, ही इज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स इन स्टॉकेज। तो मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप उसको एक डिस्क्लेमर मानना चाहें तो आप डिस्क्लेमर मान सकते हैं। आईटी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी में बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए कंपनीज को सिलेक्ट करना, बिकॉज माइंड ट्री भी बहुत अच्छी है, L&T इन्फोटेक अच्छी है, इतनी सारी कंपनीज मिड साइज कंपनीज हैं, अच्छा किया पिछले एक साल में, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बड़ी कंपनीज लाइक विप्रो, TCS सभी अपरेंटली बहुत अच्छा दिख रही है। बट एक थोड़ी अंडर वैल्यूड कंपनी मुझे लगती है, वो है ओरेकल फाइनेंस। 5% डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का, स्टॉक ऑलमोस्ट 18 का पी में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अगर वापस से रैली की तरफ चालू करती है तो इसमें आपको फास्ट रिटर्न आने की संभावना है, क्योंकि ये रिलेटिवली सस्ती कंपनी है, बैक्ड बाय अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी। और टाटा एलेक्सी अगेन वन ऑफ माय फेवरेट। अगर आपको नेक्स्ट लेवल का टेक विच इज़ मशीन लर्निंग, AI, डिजिटल वर्ल्ड, ये जितना भी मेटावर्स, ये जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स है, इस पे अगर कोई एक कंपनी इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही है लिस्टेड स्पेस में, वो है टाटा एलेक्सी। तो इसको भी हमको
ट्रैकिंग रडार में रखना चाहिए। रियल एस्टेट अगेन जो कि मेरा फेवरेट सेक्टर रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो रियल एस्टेट के अंदर में ओबरॉय रियलिटी जो कि बॉम्बे बेस्ड काफ़ी बड़ी रियलिटी फर्म है, प्रेस्टीज विच इज़ अगेन साउथ के अंदर में बहुत बड़ा नाम है, और शोभा जो कि साउथ के अंदर में बहुत बड़ा नाम है। क्यों मैंने प्रेस्टीज शोभा को आपके लिए रखा है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि जो इंडिया का पावर है वो कहीं ना कहीं बॉम्बे से शिफ्ट होके बैंगलोर पे जा रहा है। बॉम्बे भी है, दिल्ली भी है, बट बैंगलोर बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन रहा है इंडिया का पावर सेंटर में, और शोभा प्रेस्टीज ये सब बैंगलोर में बहुत बड़े रूप में इस्टेब्लिश है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का जो पुराना बेस है बैंगलोर का वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा, प्लस दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग टू अदर नियर बाई सिटीज़। तो ये 3 कंपनीज को मैं डेफिनेटली ट्रैकर में रखना चाहूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर में, जो कि बहुत टफ बिजनेस है, स्पेशली अभी ऑनलाइन का इतना बड़ा पेनिट्रेशन हो गया है कि ये बिजनेसेस के अंदर में मार्जिन निकालना बहुत टफ है, लेकिन जो निकाल पा रही हैं उनका डेफिनेटली एज है और वो उस एज को कैपिटलाइज करते रहेंगे। तो डीमार्ट जो कि ऑलमोस्ट इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, तो वो उनका जो एज है वो एज उनके बरकरार रहेंगी मुझे लगता है। एंड रेडिंगटन जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको तो पता होगा कि एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा रेडिंगटन देखता है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि रेडिंगटन एज अ कंपनी, बिकॉज इनका इतना स्ट्रांग होल्ड है डिस्ट्रीब्यूशन में, अब वो क्लाउड वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कंपनी में डाउनसाइड थोड़ा कम है, पोटेंशियल कम है। देखिए, देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आई कैन गिव टू यू। अब मैं आपको और भी स्टॉक्स दे सकता हूँ, और इनफैक्ट मैंने कई सेक्टर्स तो यहाँ पर कवर ही नहीं किए, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उन सेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग कम है। जैसे फार्मा है, वो मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आता है, केमिकल है, वो मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आता है, तो उनको मैं तभी देखता हूँ जब मुझे कोई रीज़न नज़र आता है कि हाँ इनको एक बार मोमेंटम के लिए प्ले कर लो, तो दैट इज़ मोर ऑफ फॉर एक्टिव ट्रेडिंग। वेयर अगर मैं एक पूरा साल का थीम बना के चलूँ, तो ये सारे थीम्स हैं और ये सारे स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि इनको ही अगर मैं ट्रैक करूं और इनमें पोजीशन बिल्ड करते रहूं, जैसे जैसे स्ट्रेंथ दिख रहा है, जैसे जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, तो आने वाला एक साल भी बहुत बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। एक छोटा सा कैवेट डाल दें दोस्तों कि ये डायनेमिक लिस्ट है, तो हो सकता है कि मैं कुछ चेंजेस भी करूँ, हर क्वार्टर में इसको रिव्यू करता हूँ, बिकॉज थीम्स भी डायनेमिक हो चुके हैं, डिस्ट्रप्शन बहुत ज़ोर से आ गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही थीम, यही स्टॉक लिस्ट और यही थीम पे मैं काम करूँगा, नए भी ऐड करूँगा और पुराने भी मैं माइनस करूँगा। तो अब आपका रोल है कि आप देखें कि कौन सा थीम आपके लिए वर्क करेगा। इस तरह से आप खुद अपना लिस्ट बनाइए। आप स्टॉकेज को भी यूज़ कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। बेस्ट तरीका है आप web.stockage या ऐप के अंदर में जाइए, माई स्टॉकेज, माई वॉच लिस्ट, और यहाँ आप सारे थीम्स बना लीजिए और अपने जो जो स्टॉक्स हैं इन थीम्स के अंदर में वो स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हर स्टॉक का कोई भी अनाउंसमेंट, न्यूज़, एक्शन, रिजल्ट कुछ भी है वो आपके ट्रैकर में आपके आंख के सामने रहेगा। ट्रेडिंग व्यू चार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और स्टॉकेज डेटा एनालिसिस और एंड ऑफ द डे रिसर्च के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ये दोनों कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करिए अपने स्टॉक ट्रैकिंग के लिए। 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका 2022 बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल जाने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। एक लिस्ट तो मैंने आपको दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इस पर कैसे वर्क करते हैं। एक प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया, तो आशा कर रहा हूँ ये प्रोसेस आपको पसंद आएगा। और अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो मेरे लर्न टू ट्रेड में मैंने लिटरली सब कुछ सिखा दिया है, और आप ये चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो ये गलत बात है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब मुझे और लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, नया साल मुबारक हो, बाय बाय।